हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? उम्मीद करता हूँ कि घर बैठे आप अच्छे तैयारियों में जुटे हो। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज स्टार्ट करेंगे एक महत्वपूर्ण बुक्स भी कह सकते हैं और टॉपिक भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें सिर्फ और सिर्फ नाम दे रखा है पार्टनरशिप लेखे, है ना। पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में इतना ही कह रखा है। अब इसमें आपको पता है कि पार्टनरशिप में आपके जो 4 चैप्टर हैं वो शामिल होते हैं, 1 से 4। यानी उसमें क्या क्या है कि भाई किस तरीके से एक साझेदारी का गठन होता है, किस तरीके से एक नए साझेदार का प्रवेश होता है, किस तरीके से साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, किस तरीके से साझेदार की मृत्यु होती है और किस तरीके से एक फर्म का समापन होता है। तो कुल मिलाकर ये 4 टॉपिक है या 4 चैप्टर हैं वो आपके इस साझेदारी में होने वाले हैं। साझेदारी जो टॉपिक है बहुत ही खास या यूं कहे कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए अपने को थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है, जो साझेदारी है, वो आपके लिए नेट, स्कूल लेक्चरर, है ना, आपकी कोई केवीएस के एग्जाम है, एनवीएस के एग्जाम है, ईएमआरएस के एग्जाम है, अकाउंटेंट के एग्जाम है, अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम है, उन तमाम जितनी बड़ी जो एग्जाम है उन सब में आज का सेशन है बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करूंगा आपकी अनुमति के साथ। और उससे पहले मेरा आपसे वही निवेदन रहेगा कि एक बार आप इस परिवार के सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आज के सेशन को जो ही स्टार्ट होता है अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो साथी भी हमारे साथ जुड़े और उनको एक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घर बैठे बढ़िया तैयारी करने का मौका मिल सके। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करूंगा मैं आज का सेशन पार्टनरशिप, है ना। पार्टनरशिप में देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे साझेदारी का सामान्य परिचय, किस तरीके की साझेदारी का उद्भव होता है, पार्टनरशिप का जो पार्टनरशिप है उसका उद्भव कैसे हुआ है, वो अपन तमाम जो जानकारियां हैं वो आज के सेशन में शेयर करेंगे। देखो संक्षिप्त में मैंने ये सारे हैं वो शॉर्ट्स नोट्स के रूप में बना के है इनको समेटने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जो चीज मैंने शॉर्ट्स नोट्स के रूप में बनाई है वो आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद साबित होगी। तो साझेदारी का अर्थ और परिभाषा, इसमें क्या है कि साझेदारी से संबंधित प्रावधान भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं, है ना। साझेदारी से संबंधित जितने भी जो प्रावधान है वो किस में दिए गए हैं? 1932 में दिए गए हैं। जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है 1932 में दिए गए, उसमें क्या है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम जो 1 अक्टूबर 1932 को कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था, है ना। 1 अक्टूबर 1932 को है वो साझेदारी अधिनियम है वो लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व साझेदारी से संबंधित प्रावधान है वो भारतीय संविधान अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत आते थे। आप सोच रहे होंगे कि भाई साझेदारी अधिनियम 1932 आया तो उससे पहले कौन सा अधिनियम था? तो उससे पहले अधिनियम था भारतीय संविधान अनुबंध अधिनियम 1872 है वो लागू होता था और उसमें व्यापार से संबंधित, साझेदारी से संबंधित बातें दी जाती थी। ठीक है साथियों, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई 1 अक्टूबर 1932 को साझेदारी का उद्भव हुआ, साझेदारी अधिनियम बना। ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 को। और उससे पहले की अगर बात करें तो उस समय भारतीय संविधान अनुबंध अधिनियम है वो 1872 है वो लागू होता था और उसके नियम है वो फॉलो किए जाते थे। ठीक है साथियों, तो ये बात हो गई सामान्य परिचय की, है ना। इसके अलावा अपन बात करें और कुछ कि भाई आज से क्या होता है ना, किसे अपन साझेदार कहेंगे और किसे अपन साझेदारी कहेंगे, ये चीज जानना अपने लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे तो आप सारे विद्वान साथी हैं,
आप सब ने सारी चीज़ें वो पढ़ रखी है ना, फिर भी मेरी ये एक मॉरल ड्यूटी है कि मैं हर जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है वो आपको कंप्लीट करवाऊं, ताकि फिर आपके मन में ये नहीं रहे कि ये चीज़ हमारी पेंडिंग है या ये चीज़ हमारी बकाया है ना। कोई भी पॉइंट्स है जो आपके पाठ्यक्रम में दे रखा उसको अपन क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखो साझेदारी का आशय क्या है ना। साझेदारी के आशय में अपन बात करेंगे कि व्यवसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से, है ना, जो व्यवसाय का मतलब क्या हो गया, व्यापार, है ना, व्यापार है ना, व्यापार व्यवसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, जबरदस्ती का काम नहीं है, स्वेच्छा से मिलकर आपस में, है ना, प्यार प्रेम से, है ना, स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, तैयार होते हैं। कोई भी उनका लो लीगल व्यवसाय जो कानून में क्या हो, लीगल हो, जो कानून में सही बताया गया है वो चलाने के लिए सहमत होते हैं, है ना। व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, साथ में क्या करेंगे भाई, चलाने के लिए तो सहमत होते हैं, साथ में वो क्या करते हैं, पूंजी भी लगाते हैं, यानी कैपिटल भी उनकी होगी। साथ में प्रबंधकीय योग्यताओं का सामूहिक प्रयोग करते हैं, जिनको जैसा नॉलेज व्यापार से रिलेटेड उनका भी वो प्रयोग करते हैं, और लाभ को आपस में बांटते हैं, तो उसे अपन साझेदारी कहते हैं। यानी यहाँ पर कुछ विशेषता भी आ जाती है और साझेदारी की परिभाषा भी आ जाती है। यानी साझेदारी का आशय ऐसे व्यवसाय में है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर उस व्यवसाय को स्वेच्छा से चलाते हैं, है ना, पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय सहयोग देते हैं और लाभों को बांटते हैं, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, साझेदारी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अपन उसको साझेदारी मान सकते हैं, ठीक है साथियों। तो समझ गए मेरी बात, साझेदारी किसे कहेंगे। ओके, आगे देखें। अब देखो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए सर फ्रेडरिक पोलाक, है ना। सर फ्रेडरिक पोलाक ने क्या कहा है, सर फ्रेडरिक पोलाक ने क्या कहा भाई, है ना, उससे पूछेंगे क्या कहा भाई आपने। तो सर फ्रेडरिक पोलाक ने कहा कि भाई साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है ना, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। किन व्यक्तियों का, जो आपस में उस व्यापार को स्वेच्छा से चलाने के लिए सहमत हुए हैं, लाभों को आपस में बांटते हैं, पूंजी लगाते हैं और प्रबंधकीय योग्यताओं का उपयोग करते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, साझेदारी कहेंगे। तो उसने भी ये कहा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने सबके द्वारा अथवा सबकी ओर से उनमें किसी, यानी सबके द्वारा या सबकी ओर से उनमें से किसी के द्वारा किए जाने वाले व्यापार के लाभों में हिस्सा बांटने के लिए ठहराव किया है। जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांटने के लिए, क्योंकि एक व्यापार की जो लास्ट स्टेज होती है वो प्रॉफिट होता है ना। किसी भी व्यापार की जब स्थापना होती है तो उसका जो मेन मोटिव होता है वो लाभ कमाना होता है, गैर व्यापारिक संस्थाओं को छोड़कर। जो आपकी गैर व्यापारिक संस्था होती है उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सामाजिक कल्याण करना उनका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। लेकिन जो पार्टनरशिप की अगर अपन बात करें तो पार्टनरशिप का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना है ना, वो लाभ के लिए काम करते हैं। तो जो दो या दो से अधिक साझेदार मिलकर उस व्यापार को चलाते हैं, संचालित करते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होगा, लाभ को कमाना और फिर आपस में बांटना, ये उनका होगा। देखो सर फ्रेडरिक पोलाक है, इसकी परिभाषा को आपको अपने दिमाग में ऐसा का ऐसा रखना, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि ये परिभाषा दे दी जाती है आपको और फिर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो सर फ्रेडरिक पोलाक के द्वारा दी गई है। मुख्य रूप से ये बातें हैं वैसे मनोविज्ञान में होती है, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते। अगर एग्जामिनर है जो आपको पेपर सेटर है उसको अगर लगे तो वो ऐसा क्वेश्चन है दे सकता है। और आजकल साथियों मैं आपको बताऊं कि है ना, जो पेपर का जो पैटर्न देख रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और साथ में जो अपन कहते हैं ना पेपर लीक होना है, वो ऐसी समस्या आ गई, तो इसलिए जो प्रश्न है वो तार्किक आधार पर ज़्यादा पूछे जाने लगे, है ना। ऑब्जेक्टिव पढ़कर कोई भी सिलेक्शन है वो नहीं ले सकता, ये बात कन्फर्म है। जब तक आप किसी भी
मैटर को, कोई भी आपका पाठ्यक्रम का जो पॉइंट्स है उनको आप बुक से नहीं पढ़ोगे तब तक वो क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। साथियों, एक चीज आप ध्यान में रख लेना, है ना, क्योंकि आज के समय जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो सिर्फ ए ब सैद वाला नहीं है कि भाई ए है या ब है या सैद, नहीं, पूरा का पूरा पेपर है वो पैटर्न कंफ्यूज करता है हर विद्यार्थी को। तो इसलिए अपने को उस हिसाब से ही तैयारी करनी है। तो ये परिभाषा सर फ्रेडरिक पोलाक की, जो आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो, आगे क्या कहता है कि भाई भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4। अब देखो ये धारा भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये विशेष है, क्योंकि जब जब साझेदारी की शुरुआत है वो आपको पता है 1 अक्टूबर 1932 से हो चुकी है ना, 1 अक्टूबर 1932 में हो चुकी है, जिसमें आपके न्यूनतम है 2 सदस्य और अधिकतम है वो 50 सदस्य है वो शामिल किए जाते हैं, है ना। न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 50 सदस्य है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो अधिनियम है तो उसमें धारा भी है ना। तो एक परिभाषा तो सर फ्रेडरिक पोलाक ने दे दी है और एक परिभाषा पर शामिल कर रहे हैं आपकी धारा 4 के अनुसार। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की जो धारा 4 है वो क्या कहती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है। किन व्यक्तियों के मध्य? उन व्यक्तियों के मध्य जो व्यापार चलाने के लिए सहमत हुए हैं, है ना। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए, है ना। ऐसे व्यवसाय को या ऐसे व्यवसाय के जो लाभ है उनको बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। क्या है? उन सभी के द्वारा। जितने भी जो पार्टनर है 2 3 4 5 या तो वो सभी करेंगे, या कई बार क्या होता है व्यापार में पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है कि ये एक व्यक्ति है वो व्यापार का संचालन करेगा, बाकी जो अन्य व्यक्ति है वो किसी अन्य काम में लगे होते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। क्या करेगा कि भाई साझेदारों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है ना, जो किसी ऐसे व्यापार के ऐसे लाभों को बांटने के लिए सहमत है जिनका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा है, उस व्यापार का संचालन है किया जाएगा, है ना। तो इसलिए अपने को यह जानना जरूरी है कि भाई व्यापार का संचालन वो किसके द्वारा किया जाता है। और पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप में एक देखो पहले नाम आता था संलेख, है ना, और आज का आता विलेख। तो ये दोनों एक ही है ना, चाहे संलेख कह दो और चाहे विलेख कह दो, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार आता है कि इसमें साझेदारी संलेख न दे के विलेख दे देता है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साझेदारी संलेख पढ़ा था विलेख आ गया। तो अपन यहाँ पे कई बार शब्द वो संलेख प्रयोग होगा, कई बार विलेख होगा, पर दोनों शब्द एक ही है ना। साझेदारी संलेख कहो या साझेदारी विलेख कहो, लेकिन परीक्षा में जो संभावना है जिस शब्द आने की वो विलेख आएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। कौन सा शब्द आएगा? विलेख है परीक्षा में आने की संभावना है शब्द। अगर इस पार्टनरशिप से कोई प्रश्न आता है और विलेख से रिलेटेड होता है तो वहां पर विलेख आपको मिलेगा। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 की जो परिभाषा है वो भी आपको याद रखनी है साथियों। याद रखोगे, जितना पढ़ोगे, जितना रिवीजन करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट है वो आपको होने वाला है। तो इसलिए ज्यादा मेहनत करो, फुल मेहनत करो और सब कुछ काम धाम छोड़ के मेहनत करो, पूरे लगन के साथ मेहनत करो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाएंगे? साझेदार कहलाएंगे, है ना। साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वो व्यक्तिगत साझेदार, जैसे राम है तो ये भी साझेदार होगा, है ना। मोहन है तो ये भी साझेदार होगा, है ना। सोवन है
ये भी क्या होगा, साझेदार। ये व्यक्तिगत रूप से क्या होंगे, साझेदार। लेकिन इन तीनों को मिलाकर क्या होंगे, इन तीनों को मिलाकर क्या होगी, इन तीनों को मिलाकर क्या होगी, साझेदारी होगी। इन तीनों को मिलाकर क्या होगी, पार्टनरशिप होगी, है ना। इन तीनों को मिलाकर क्या होगी, पार्टनरशिप है वो कहेंगे। ठीक है, तो तीनों को मिलाकर अपन पार्टनरशिप कहेंगे और इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से ये साझेदार कहलाते हैं। ठीक है, सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं, है ना। और ये पूरी चीज है वो सामूहिक रूप से फर्म भी कहलाएगी, है ना, फर्म भी कहलाएगी। क्यों, क्योंकि फर्म कह दो या साझेदारी कह दो, और उस फर्म का क्या कहेगा, जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम है वो कहा जाता है। जिस नाम से होगा, जैसे मोहन लिमिटेड हो सकता है, सोहन लिमिटेड हो सकता है, राम लिमिटेड हो सकता है, या तीनों की हो सकती है, राम मोहन सोहन लिमिटेड हो सकती है, या कोई तीसरा ही नाम है वो दे सकते हैं। तो इनके नाम से जो होगी वो आपकी है वो फर्म है वो कहलाएगी। ठीक है, तो जो साझेदार जो व्यक्ति व्यवसाय में जुड़े हैं वो व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत रूप से वो साझेदार कहलाएंगे, और उन सब को मिलाकर क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। ठीक है, उनको सबको मिलाकर क्या कहेंगे, फर्म है वो कहेंगे। आगे देखिए, साझेदारी की आवश्यकता, है ना। साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई, नीड ऑफ पार्टनरशिप, है ना। सीमित पूंजी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती है ना। सीमित प्रबंध, क्षमता और चातुर्य, अनिश्चित अस्तित्व, है ना, आदि एकांकी व्यापार की ये कमियां, ये सारी क्या है, एकांकी व्यापार की कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उद्भव हुआ, जिसमें पूंजी भी लोग लेके आए, उनकी कार्य कुशलता भी बढ़िया थी, अनुभव की भी पूर्ति हुई, और उन सब के लिए साझेदारी की स्थापना कर ली गई। तो मुख्य रूप से अगर अपने को ध्यान रखना है तो साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई, कि भाई सीमित पूंजी की पूर्ति करने के लिए, सीमित प्रबंधन की कमी को पूरी करने के लिए, क्षमता और चातुर्य में वृद्धि करने के लिए, और अनिश्चित जो अस्तित्व है, क्योंकि एकांकी व्यापार में क्या होता है, अनिश्चित अस्तित्व होता है, उसको सुदृढ़ करने के लिए क्या किया गया, अपने पार्टनरशिप का है उद्भव किया गया। ठीक है, आगे देखिए, अब देखते हैं साझेदारी की विशेषताएं, है ना। साझेदारी की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी साझेदारी में कम से कम कितने, दो, है ना, कम से कम कितने सदस्य, दो सदस्य, और अधिकतम अधिकतम 50 सदस्य, कम से कम दो और अधिकतम 50 सदस्य है वो साझेदारी भी होगी, है ना। तो साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति है वो साझेदारी स्थापना नहीं कर सकता और न ही वो साझेदार हो सकता है। अतः भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार एक जो अवयस्क होता है या पागल है या कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति को फर्म में साझेदार के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। यानी जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, सही रूप से काम करता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है, वो व्यक्ति साझेदार हो सकता है। लेकिन कोई अवयस्क नाबालिग है तो वो नहीं हो सकता, कोई पागल है वो नहीं हो सकता, या कानून द्वारा जो अयोग्य घोषित किया गया है वो व्यक्ति उस साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रहेगी साझेदारी की विशेषताओं में पहला पॉइंट कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। भारतीय साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या का वैसे कोई उल्लेख नहीं है ना, वैसे कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जो आपकी कंपनी अधिनियम की धारा है 464, है ना, 464 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या वह होगी जो निर्धारित की जाएगी, जो 100 से अधिक नहीं होगी, है ना। लेकिन कंपनी विविध नियम 2014 आया था, उस नियम में 10 के अंतर्गत यह कर दिया 50 तक सीमित कर दिया गया है ना।
कंपनी ने यह जरूर कहा कि भाई 100 से अधिक नहीं होगी, लेकिन फिर संशोधित विविध नियम आया, उसमें स्पष्ट कर दिया कि 50 से अधिक है वो संख्या साझेदारी में नहीं होगी। इसलिए साझेदारी में न्यूनतम 2 और अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 50 ही मानी जाती है। ठीक है साथियों, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 इसमें होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध का होना। साझेदारों के मध्य क्या होगा, समझौता भी होगा और अनुबंध भी होगा। तो इसमें क्या है कि भाई साझेदारी का जन्म समझौते के द्वारा होता है। अब समझौता है वो आपका कैसा हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई न्यायालय में कभी कोई वाद की स्थिति आ जाती है, कोई कोर्ट केस मामला आ जाता है, तो वहां पर आपका जो लिखित जो समझौता है वो वैलिड माना जाता है ना। वैसे साझेदारी का जन्म है वो समझौते द्वारा होता है, अतः साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक है। समझौता लिखित अथवा मौखिक कोई भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखित को वैलिड माना जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी भी स्थिति के कारण नहीं होता है। जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है उसकी धारा 5 के अनुसार यह है कि साझेदारी का जन्म है वो अनुबंध से होता है, किसी भी स्थिति के कारण नहीं। कि ऐसा नहीं कि भाई 2 व्यक्ति साथ साथ चल रहे वो साझेदार कहलाएंगे, नहीं। 2 व्यक्ति बस में सफर कर रहे हैं वो साझेदार कहलाएंगे, नहीं, है ना। ये साझेदारी नहीं मानी जाएगी। अनुबंध का मतलब क्या है, उनके मध्य एक लिखित या मौखिक अनुबंध होना चाहिए कि वो इस तरह का व्यापार है वो करेंगे और करेंगे तभी वो साझेदार कहलाएंगे, नहीं वहां पर स्थिति परिस्थिति के कारण कोई किसी भी प्रकार की है वो साझेदारी का उद्भव है वो नहीं होता है। ठीक है, आगे देखें। नंबर 3, भाई लाभों का विभाजन होगा। देखो काम किसके लिए कर रहे हैं, लाभों के लिए कर रहे हैं, तो लाभों का विभाजन तो होगा ही, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है ना। साझेदारी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, लाभ कमाना, ये ध्यान रखना, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, और उस लाभ को साझेदारों की मध्य बांटना, है ना। साझेदारों के मध्य बांटना है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो अर्थात परोपकार करना हो, कानूनी रूप से वो साझेदारी नहीं होगी। वो कौन सी होगी, गैर व्यापारिक संस्था होगी, जो किसके लिए, परोपकार के लिए हो, कानूनी के लिए लाभ कमाने होकर वो परोपकार के लिए स्थापित की जाती है, तो वो कानूनी रूप से साझेदारी है वो नहीं कहलाएगी। जैसे आपके कोई एनजीओ है, चैरिटेबल ट्रस्ट के कोई हॉस्पिटल वगैरह है, या कोई और ऐसी संस्थाएं जो लाभ के लिए काम नहीं करती है, वो साझेदारी का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो हो गया लाभों का विभाजन। ठीक है, आगे बढ़े। आगे पॉइंट नंबर 4, व्यवसाय का होना। भाई कोई न कोई व्यवसाय का होना जरूरी है, बिना व्यवसाय के वो मानी नहीं जाएगी। क्या है कि साझेदारी के गठन का उद्देश्य किसी वैध व्यवसाय को चलाना होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, कोई भी व्यापार जो वैध हो, जिसको वैध की श्रेणी में शामिल किया गया है ना, तो वो होना चाहिए। तो साझेदारी का गठन का उद्देश्य किसी वैध व्यवसाय का चालान होना चाहिए या चलाना होना चाहिए। व्यवसाय शब्द में प्रत्येक व्यापार, धंधा, पेशा, ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन शामिल है ना। ये सारी चीज शामिल है। यदि किसी भी संख्या का गठन धार्मिक या, है ना, संख्या ये संस्था है, किसी भी संस्था का गठन धार्मिक या सामूहिक कार्यों के लिए किया जाता है, तब उसे साझेदारी नहीं माना जाएगा, है ना। यह क्या है, संस्था, है ना। किसी भी संस्था का गठन धार्मिक और सामूहिक कार्यों के लिए किया जाता है, उसे अपन साझेदारी नहीं मान सकते, है ना। कोई व्यक्ति है वो सालासर पैदल जा रहे हैं, 10-15 लोग हैं, तो वो साझेदारी नहीं होगी, है ना। कोई ऐसा काम है जो अपन देखते हैं कि नवरात्रा में माता जी का काम, पूजा का काम किया जा रहा, तो उसको अपन क्या नहीं मान सकते, साझेदारी में नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि उनके मध्य क्या होना चाहिए, वैध व्यवसाय का होना जरूरी है। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है,
व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से या किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है। उस व्यापार का संचालन, उस साझेदारी फर्म का संचालन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा भी उसका संचालन है किया जा सकता है। कानूनी रूप से व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदार है वो भाग ले सकते हैं। कानूनी रूप से व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदार है वो भाग ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु व्यवसाय का संचालन उन सभी की सहमति से कोई भी साझेदार कर सकता है ना। कानूनी रूप से व्यवसाय का संचालन होता है तो उसमें सभी साझेदार भाग ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु व्यवसाय का संचालन उन सभी की सहमति से कोई भी साझेदार है वो कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक साझेदार फर्म के एक एजेंट के रूप में काम करता है और साथ में वो स्वामी भी होता है। एजेंट भी होता है क्योंकि वो विक्रय के लिए काम करता है, लाभ के लिए काम करता है, और साथ में मालिक भी होता है क्योंकि निर्णय उसको स्वयं को लेने होते हैं, इसलिए वो मालिक की श्रेणी में भी आता है। तो ये भी एक विशेषता में उसका पॉइंट है वो हो सकता है। अगला पॉइंट है अधिनियम। तो साझेदारी का आपको पता उद्भव है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत किया गया। तो साझेदारी व्यवसाय का संचालन है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा संचालित होता। तो अधिनियम हो गया। असीमित दायित्व है ना, साझेदारों का क्या होता है, दायित्व असीमित होता है। तो इसमें क्या है कि साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है ना। साझेदार में प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होगा, असीमित होता है। अतः अन्य शब्दों में साझेदार के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त और पृथक रूप से दोनों तरह से उत्तरदायी माने जाते हैं, क्योंकि वो उसमें जुड़ गए तो निश्चित रूप से उन सब की लायबिलिटीज है वो उनके प्रति है वो रहने वाली है। तो साझेदारों का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखें 8वां पॉइंट देखते हैं, पृथक अस्तित्व नहीं है ना, पृथक अस्तित्व नहीं। साझेदारी फर्म के का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं है ना। साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि साझेदारी का गठन है वो साझेदारों से ही होता है। साझेदारी का गठन है वो साझेदारों से ही होता है। तो इस वजह से क्या कि भाई साझेदारी है ना उसको अलग ना मान के उसको क्या मानेंगे, उसी का आधार है वो मानेंगे। और अस्तित्व अलग नहीं होने से आज से है कि भाई फर्म से संबंधित जिस भी फर्म का आप निर्माण कर रहे हो, फर्म का आप निर्माण कर रहे हो है ना, उस फर्म का आपका क्या होना चाहिए, उस फर्म से संबंधित होना चाहिए। और साथ में अनुबंध पर है ना फर्म लागू होने के साथ प्रत्येक साझेदार पर संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से भी लागू होता है। कोई भी जो नियम है वो जो फर्म पे लागू होता है वो उस साझेदार पे भी लागू होता है। क्यों, क्योंकि साझेदार और साझेदारी दोनों एक है ना। क्योंकि दोनों जितने भी साझेदार दो से अधिक, चाहे आपके 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उन सब के द्वारा एक फर्म का है वो निर्माण होता है, एक फर्म का है वो गठन होता है। इसलिए एक विशेष रूप से अपने को यह ध्यान में रखना है कि साझेदारी का है वो अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो उस फर्म से जुड़ी होती है और फर्म के अनुसार ही काम करती है। ठीक है साथियों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एक साझेदारी का आप गठन कर सकते हैं। कुछ इसकी विशेषताएं दे रखी है कि भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं है ना, पृथक अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे में दायित्व होते हैं। तो इन पॉइंटों को आप अगर चाहो तो हैंड्स नोट के रूप में आप इनको तैयार कर सकते हो, और जब भी आपकी एग्जाम होगी उस समय आप आसानी से इनका रिवीजन करके है ना एग्जाम में जा सकते हो। तो ये आज का जो सेशन है वो बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि पार्टनरशिप के ऊपर माने तो कम से कम है वो 4 क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाने की संभावना इसमें बन रही है। साझेदारी से रिलेटेड अगर बात करें तो कम से कम है वो आपके 4 क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावना है। तो इसलिए अपने को बिल्कुल भी आज की सेशन को स्किप नहीं करना, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है और हर पॉइंट को अपने को समझने का प्रयास करना है, ताकि जब एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम आजकल एक विशेष प्रकार की होती है जिसमें प्रश्न वही होता है लेकिन उसको इस तरीके से घुमाया जाता है कि हर विद्यार्थी है उसका आंसर है वो नहीं दे पाता है। तो इसलिए अपने को डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो आपकी टेस्ट सीरीज आएगी उसको हल करना है, ताकि आप इजीली हर पॉइंट को समझ सकें। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटा सा सेशन जो साझेदारी से रिलेटेड था
और साझेदारी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी बड़ी एग्जाम हो, उनमें साझेदारी का बड़ा ही महत्व होता है, बड़े ही क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आज के सेशन को मैं एंड करूँ उससे पहले मेरा आपसे वही निवेदन रहेगा कि आप इस परिवार के सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में सेशन को शेयर कर दें, और अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।